गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो करने वाले हैं रस रतन समुच्चय वैशिष्ट्य। इसमें सबसे पहले आ जाती हैं टीकाएं कि रस रतन समुच्चय पर कितनी टीकाएं लिखी हुई हैं और किस किसने लिखी है। तो सबसे पहले आ जाता है तत्व बोधिनी, जिसको किसने लिखा है? शिवदास सेन ने लिखा है, ठीक है ना। और उनका टाइम क्या था? 16 AD, ठीक। और जो शिवदास सेन है उन्होंने और क्या 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 टीकाएं की हुई हैं। देखो, जिसमें तत्व वर्ड आएगा वो ऑलमोस्ट सब शिवदास सेन की हैं। जैसे जो चरक संहिता है उसमें जो चरक तत्व प्रदीपिका है, ठीक है। चक्रदत्त की जो है उसमें आता है तत्व चंद्रिका, ठीक। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र, इसमें जो है इसमें आता है तत्व बोध व्याख्या, ठीक है ना। सभी में वर्ड जो है वो तत्व है, ठीक है ना। यहाँ रस रतन समुच्चय में क्या आता है? तत्व बोधिनी, ठीक है। शिवदास सेन 16th AD, ठीक है, टाइमिंग है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सरलार्थ प्रकाशिनी, ठीक है ना। तो सरलार्थ प्रकाशिनी किसकी है? श्री चिंतामणि शास्त्री खरे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दीपिका। दीपिका जो टीका है वो किसने लिखी है? हजारी लाल शुक्ला, ठीक है ना। हजारी लाल शुक्ला और दीपिका को याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि दीपिका सचमुच हजारों में लाल है, ठीक है ना। उसका रंग बहुत लाल है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं दीपिका सचमुच हजारों में क्या है? लाल है। हजारी लाल शुक्ल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विज्ञान बोधिनी, ठीक है। दत्त आत्रेय अनंत कुलकर्णी, जिनकी हम किताब जो हम पढ़ते हैं रस रतन समुच्चय की, ठीक है। और अब आ जाता है कि रस रतन समुच्चय में कुल कितने अध्याय हैं। तो टोटल कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय हैं। और जो 30 अध्याय है उसको क्या है? 2 खंड में डिवाइड किया हुआ है, एक प्रथम और एक द्वितीय खंड। प्रथम जो खंड है उसमें कितने आ जाते हैं? 11 चैप्टर आ जाते हैं, जिसमें जो क्या कवर करता है? रस शास्त्र का पार्ट कवर करता है। और उसी तरह क्या है, जो द्वितीय है उसमें कितने आ जाते हैं? 12 से 30, जो क्या है? निदान और चिकित्सा स्थान को क्या है? कंप्लीट करता है, ठीक है ना। ये चीज़ है। एक ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वो भी ध्यान रख लेना कि रस रतन समुच्चय का आधार जो ग्रंथ है, ठीक है ना, आधार ग्रंथ कौन सा है? रसेंद्र चूड़ामणि है, ठीक है। याद रखना कि रस रतन समुच्चय का आधार ग्रंथ कौन सा है? रसेंद्र चूड़ामणि है, जिसको किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। अब सोमदेव का क्या टाइमिंग है? 12th AD है, ठीक है ना। और ये भी मेंशन है कि यहाँ पे कि कितना पार्ट उन्होंने मतलब आधारित है, तो 2/3 पार्ट, ठीक है ना, वहाँ मेंशन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है पारद के भेद। पारद के कितने भेद होते हैं? तो पारद के 5 भेद होते हैं। और पारद के दोष कितने होते हैं? तो पारद के 12 दोष होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो याद रखना कि पारद के भेद कितने हैं? तो 5 भेद हैं। और पारद के दोष कितने हैं? तो 12 हैं, ठीक है ना। अब जो भेद है 5 वो कौन कौन से आ जाते हैं? वही वाले जो फेमस वाले हैं वही है रस रसेंद्र सूत पारद मिश्रक, ठीक है ना। रस रसेंद्र सूत पारद मिश्रक। अब मिश्रक जो है वो क्या है? वो वंग का भी एक भेद है, ठीक है ना, याद रखना। अब आता है महारस, ठीक है ना। अब महारस, उपरस, साधारण रस, ठीक है ना, रतन मनिया, इनकी क्या है? इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है। जैसे महारस, उपरस, साधारण रस कितने होते हैं? ये 8 ही होते हैं, ठीक है ना। तो हमने वैसे बहुत बार याद किया है। अब्रक विक्रांत माक्षी विमल आद्री सस्यकम चपलो रसक चयति ज्ञातवा अष्टो संग्रह रसान, ठीक है। उपरस में कौन कौन से आ जाते हैं? गंधाश्म गैरी काशीश काशी ताल शिला अंजनम कुकुष्टम च इते उपरस पारद कर्मनानी। साधारण रस में कौन कौन से आ जाते हैं? कंपिलश्च खरपरो गोरी पाषाणो नवसादर करपदो वही नजारश्च गिरी सिंदूरो हिंगलो वृदार श्रृंग मित्य अष्टो साधारण रस समृता, ठीक है ना। ये सब क्या है? आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आते हैं रतन। ये आगे तीनों रस, उसके बाद रतन। रतन कितने होते हैं? 9 होते हैं। उसमें कौन से हैं? माणिक्य मुक्ता फल विद्रुम मणि ताक्षर्य च पुष्पम विद्रुच नीलम गोमेद कपि विद्रुम मणि क्रमेण रत्नानी नव ग्रहणानी, ठीक है ना। तो ये कितने होते हैं? रतन कितने होते हैं? 9। जैसे 9 ग्रहों के लिए 9 रतन बताए गए हैं, ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मनिया। तो कितने प्रकार की मनियाँ बताई गई हैं, तो 14, ठीक है। इसमें कौन कौन से इसका श्लोक देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आता है विक्रांत, सूर्यकांत, हीरा, मुक्ता, मणि, चंद्रकांत, रजावत, पन्ना, पुरखराज, गोमेद, पद्मराग, प्रवाल, वैदूर्य, नीलम, ठीक है ना। ये सब बताए हुए हैं। अब उसमें 14 में से भी श्रेष्ठ मनियाँ कौन कौन सी हैं, तो 5 जो हैं उसको श्रेष्ठ माना गया है। कौन कौन सी आ जाती हैं, संस्कार, ठीक है ना। तो संस्कार में क्या है, संस्कार में बताया गया है कि कितने प्रकार के टोटल संस्कार होते हैं, 18 प्रकार के। मूषा कितने प्रकार की होती है, 17 प्रकार की। पुट कितने होते हैं, 10 होते हैं। यंत्र कितने होते हैं, 32 होते हैं। कोष्ठी कितनी होती है, 4 होती है। रसबंध, अब रसबंध में क्या है, बहुत सारी जगह पे आपको 25 प्रकार के लिखा होगा और कहीं पर क्या है कि 26 प्रकार का होता है। तो जो 26वां होता है वो उसका नाम क्या आ जाता है, जलूका बंध, ठीक है। क्या आ जाता है, जलूका बंध आ जाता है। अब कुछ पर्याय हैं जो कॉमनली क्या है यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोयले के पर्याय। तो कोयले को किस किस नाम से बोला जाता है, तो शिखित्र और कोकिला, ठीक है ना। उसके बाद उपला, उपले को किस किस नाम से बोला गया है, तो उपले को बोला गया है पिष्टिक, ठीक है ना। एक तरह से क्या होता है, वो गोबर जो होता है उसको लिपटा जाता है, ठीक है ना, उसका पिष्टी टाइप की होती है, तो पिष्टिक। छगन, छागन, उत्पल, गिरी गिरी उत्पल, ठीक है ना, गिरिंड उत्पल, साठी। और कूपी के पर्याय क्या है, कूपिका, कूपिका, सिद्धा, गोला, गिरिंडिका, ठीक है ना, ये आ जाते हैं। उसके बाद चषक, चषक के पर्याय क्या है, जैसे कि कटोरी, ठीक है, वाटिका, खारिका, कंचोली, ग्राहिका, ठीक है, ये सब बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है वैद के प्रकार। तो वैद के कितने हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं, पद्महस्त, ठीक है ना, इन्होंने हाथ पे बताया गया है। एक का जैसे पद्महस्त, अमृत हस्त और दग्ध हस्त, ठीक है ना, 3 प्रकार के हस्त के अकॉर्डिंग ही वैद की क्लासिफिकेशन की गई है। तो सबसे पहले आता है पद्महस्त। तो पद्महस्त में क्या बोला गया है, जिसकी हथेली में कमल का निशान हो, वो कौन से आ जाते हैं, उसको पद्महस्त बताया गया है। दूसरा आ जाता है अमृतहस्त, जिसकी हथेली में कमल, खट और वज्र का निशान हो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दग्ध हस्त, जिसकी हथेली में कृष्ण वर्ण की रेखा हो। तो सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है वो कौन सा आ जाता है, पद्म, ठीक है ना, जिसमें क्या है, कमल का निशान हो। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विश्वासघाती वैद कौन सा है। अब यहाँ पर देखो डेफिनेशन किस तरह की है कि विश्वासघाती वैद कौन सा है, जो क्या है, रुद्र भाग, जो हम बोलते हैं ना कि धन्वंतरी भाग होता है, रुद्र भाग होता है, ठीक है ना। तो जो क्या है, रुद्र भाग से अधिक औषध लेने वाला जो वैद होता है उसी को क्या है, विश्वासघाती वैद बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हेमरती, ठीक है ना। हेमरती क्या होता है, वर लो को स्वर्ण के साथ पिघलाना, ठीक है ना। जो वर लो है उसको क्या है, स्वर्ण के साथ पिघलाना, उसको हेमरती है। एक आता है ताररती। ताररती क्या होता है, वर लो को तार के साथ पिघलाना, मतलब चांदी के साथ पिघलाना। एक को सोने के साथ पिघलाया गया है, एक को चांदी के साथ पिघलाया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दलम। अब दलम कितने प्रकार के होते हैं, तो उन्होंने बोला 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है चंद्रदल, एक होता है अग्निदल। चंद्रदल में क्या होता है, भस्मित पारद के साथ अन्य धातु का श्वेत वर्णी हो जाना, ठीक है ना, उसको चंद्र श्वेत वर्ण का होता है। तो इसमें क्या है कि पारद को किसी भस्म के साथ मिलाएंगे या किसी धातु के साथ मिलाते हैं तो वो किस कलर का हो जाता है, श्वेत वर्ण का। अग्नि में क्या आ जाएगा कि वो जो होगा उसका वर्ण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अग्नि जैसे रक्त वर्ण का हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, एक आया है चंद्र अर्क, ठीक है ना, चंद्र अर्क। अब चंद्र अर्क क्या होता है, तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बोला गया है कि 16 भाग, ठीक है ना, चांदी और 12 भाग ताम्र को पिघलाने से बना जो रस होता है उसे चंद्र अर्क बोला गया है। अब चंद्र क्या होता है, चांदी, और अर्क यहाँ पर क्या है, ताम्र से लिया गया है, ठीक है ना। तो 16 भाग चांदी के और 12 भाग किसके हैं, ताम्र के, ठीक है ना। इसको पिघलाकर जो रस बनता है उसको इन्होंने चंद्र अर्क बोला गया है। नेक्स्ट अगला आता है निर्वापन। निर्वापन क्या होता है, निर्वापन बोल दो, निर्वाहन बोल दो, ठीक है ना। निर्वापन क्या होता है, अग्नि में द्रवित हुई धातु से अन्य द्रवित धातु को वंकनाल में डालना,
ठीक है, उसको क्या है, निर्वापन बोला गया है। नेक्स्ट अगला आता है बीज लक्षण। अब बीज लक्षण क्या होते हैं, किसी धातु को गलाकर अन्य धातु का निर्वापन करने से वह धातु कोमल हो जाती है, उसे क्या है, बीज बोला गया है। और बीज को क्या है, उत्तरण भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला जाता है एक कोलिस्क। ठीक है ना, एक कोलिक्स क्या होता है, तो मूषा को कोयले से भरी भट्टी में रखकर जब तक दमन करना है, जब तक मूषा के पदार्थ उसके कंठ तक एकत्रित ना हो जाए। ठीक है ना, देखो एक कोलिस क्या होता है, एक तरह से इसको टेम्परेचर भी बोला गया है। ठीक है ना, इसको क्या है, टेम्परेचर भी बोलते हैं। जो मूषा है, ठीक है ना, मूषा को क्या करते हैं, कोष्ठी में रख देते हैं और तब तक रखते हैं या तब तक उसको क्या है, टेम्परेचर देते हैं जब तक जो मूषा के अंदर जो पदार्थ है, ठीक है ना, जो हमने ड्रग रखा है या कोई पदार्थ रखा है, वो क्या है, कंठ में एकत्रित ना हो जाए। ठीक है ना, उसको क्या बोल देते हैं, एक कोलिष्क। नेक्स्ट अगला जाता है अभिषेक। अभिषेक क्या होता है, अग्नि संयोग से द्रवित हुए लोहे आदि के 8 निमेष के पश्चात जल डालना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ग्रासमान। कितना पारद कितनी मात्रा में स्वर्ण आदि से ग्रसित हो सकता है, उसे क्या है, मान को ग्रासमान कहलाया जाता है। मतलब वो कितने अंदर धातु को ले सकता है, खा सकता है। ठीक है, उसके बाद मुख। पारद में पारद से 64th भाग की मात्रा में स्वर्ण रौप्य को मिलाकर मुख कहलाता है। ठीक, जब हम क्या है, उसमें 64 भाग की मात्रा में स्वर्ण या फिर चांदी को मिलाते हैं तो उसको क्या हम बोल देंगे, मुख बोल देंगे। नेक्स्ट अगला आता है चारना। चारना क्या होता है, पारद के साथ किसी ग्रास करने योग्य धातु को मिलाना ही चारना कहलाया गया है। ठीक है ना, जस्ट क्या है कि चारण मीन्स कि वो खा रहा है। ठीक है ना, पारद के साथ किसी अन्य, ठीक है ना, किसी ग्रास योग्य धातु को मिलाने को चारना कहा गया है। और चारना की एक डेफिनेशन भी साइड में लिखी हुई है, रसस्य जठरे ग्रास भक्षणम। ठीक है ना, एक चारना, एक आता है सारना। सारना क्या होता है, तेल से भरी अधमूषा। ठीक है ना, जो तेल से भरी हुई अधमूषा में पारद डालकर जिसमें स्वर्ण आदि डालकर वेधन करते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या आता है, सूत स तेल यंत्र सथले स्वर्ण आदि शेप ही यतः वेद अधिक पकर ही लोहे। ठीक है ना, ये बताया गया है। मतलब तेल से हमने क्या करना है, जो अंधमूषा है उसको तेल से भरकर पारद डाल देना उसमें, और उसमें क्या है, धातु डाल देंगे स्वर्ण आदि। ठीक है ना, और उसी क्रिया को क्या बोल देते हैं, सारना बोला गया है। नेक्स्ट अगला आता है उद्घाटन। उद्घाटन क्या होता है, उद्घाटन में बोला है भस्मित लोह की मलिनता को सिद्ध पारद से दूर करना, उसको क्या है, उद्घाटन बोला गया है। संन्यास। संन्यास में क्या बोला गया है, किसी भांड में, ठीक है ना, किसी भांड में क्षार ले लो, चाहे अम्ल के साथ, ठीक है ना, या तो क्षार के साथ या अम्ल के साथ पारद को भरकर उसको मंद आंच पर गर्म करना, उसको क्या है, भांड बोला गया है। नेक्स्ट अगला जाता है उसको संन्यास, भांड नहीं, संन्यास बोला गया है। संन्यास क्या है, एक तरह से कि हर चीज़ को छोड़ देना। तो जब उन्होंने बोला कि क्षार और अम्लता के साथ पारद को रखेंगे और मंद आंच पे रखेंगे तो उसको संन्यास ही बोला गया है। नेक्स्ट अगला आता है वेद। वेद क्या होता है, तो वेद में बोला गया है वैवाही द्रव्य। अब सबसे पहले वैवाही द्रव्य कौन से होते हैं, जो पहले पूरी बॉडी में क्या है, फैल जाते हैं, उसके बाद वो क्या अपना रिएक्शन देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेद बोलते हैं। वैवाही द्रव्य के साथ पारद को लोह आदि पात्रों में डालना वेद कहलाता है। ठीक, इससे पारद में स्वर्ण के साथ गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है मूषा। मूषा का उपादान, ठीक है ना, मूषा कैसे बनती है, तो या तो मृतिका के साथ या फिर क्या आ जाएगा, लोह के साथ। एक यहाँ पर छूट गया है, जो वेद हमने बोला कि वैवाही द्रव्यों के साथ पारद को लोह आदि पात्रों में डालना, ठीक है ना, ये आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि वेद के प्रकार कितने होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लेप, शेप, कुंत, धूम, शब्द वेद, ठीक है ना, ये बताए गए हैं। उसके बाद मूषा। मूषा का उपादान क्या होता है, मृतिका और लोह, ठीक है ना। मूषा के पर्याय कौन कौन से होते हैं, फिर उन्होंने बोला गया है कौंचिका, कुमुदी, करहाटिका,
पाचनी, वहीन मित्रा, वहीन मित्रा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सिद्ध औषध प्राप्ति स्थान। तो सिद्ध औषध प्राप्ति स्थान में कौन कौन सा आ जाता है? कंठस्थ्य, तलस्थ्य, उभयस्थ्य। ठीक है ना। कंठस्थ्य में क्या आ जाता है? तो इसमें कंठस्थ्य में जो मेडिसिन बनती है, जो कूपी पक्व वाली है, वो सब है कि कुछ में क्या है, कंठस्थ में मेडिसिन रहती है। ठीक है ना। तलस्थ में मतलब बिल्कुल नीचे, और या फिर कंठ में भी है और साथ में तलस्थ में भी है। तो इसमें इन्होंने बोल दिया है कि रस सिंदूर, रस कर्पूर, मल सिंदूर, रस पुष्प, मकर ध्वज। ठीक, तलस्थ में कौन सी आती है? स्मीर पन्नग रस। ठीक, और स्वर्णवंग। उसके बाद उभयस्थ में कौन कौन सी आ जाती हैं? तो इसमें आ जाती हैं पूर्ण चंद्रोदय, माणिक्य रस और सिद्ध मकर ध्वज। ये सब किस में आ जाती हैं? उभय में, मीन्स दोनों में आएंगी।